चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हम लोग जो मॉडल क्वेश्चन पेपर्स हैं 3 उसको सॉल्व कर रहे हैं। द थिंग इज़ इसमें बहुत शॉर्ट में दिया है, हमको आंसर्स इतने छोटे नहीं लिखने हैं एक्सेप्ट फॉर 1 सेंटेंस। अदर क्वेश्चंस जो है वो ये समझ लीजिए आपके हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, हमको एलाबोरेट करके लिखना है। बिकॉज अगर हम डिटेल्ड वाला क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो 1 घंटे में होगा नहीं, उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो मैंने ये सोचा कि हम लोग शॉर्ट में जो है वो मॉडल क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करते हैं और कल हम लोग जो है वो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। जो भी प्रीवियस ईयर के 2-3 क्वेश्चन पेपर है जितने कर पाएंगे उतने करेंगे। सो नाउ ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ बायोमेडिकल वेस्ट एज पर बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स 2016। इस क्वेश्चन को हमने डिटेल में अलग से किया हुआ है। बायोमेडिकल वेस्ट वो वेस्ट है जो मेडिकल वेस्ट जनरेट होता है। इट कैन बी फ्रॉम एनीवेयर, पैथोलॉजी से मतलब डायग्नोसिस से हो सकता है, ट्रीटमेंट से मेडिकल वेस्ट जनरेट होता है, इम्यूनाइजेशन से होता है, जो वैक्सीनेशन करते हैं उससे होता है, ह्यूमन बीइंग्स का इलाज हो या एनिमल्स का इलाज हो या कोई रिसर्च एक्टिविटीज़ के दौरान भी बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट हो सकता है। तो ये जो भी बायोमेडिकल वेस्ट है वो प्रॉपरली डिस्पोज, उसके पहले प्रॉपरली सेग्रीगेट होना चाहिए। बट क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछा है कि बायोमेडिकल वेस्ट क्या है, तो हमें उसका आंसर लिखना है। बिकॉज इट इज़ फॉर 2 मार्क्स, वी आर नॉट एक्सपेक्टेड टू राइट एवरीथिंग. So as per Biomedical Waste Management 2016, biomedical waste means any waste which is generated during the diagnosis, treatment or immunization of human beings or animals or in research activities pertaining thereto or in production of testing of biologicals. तो इसमें ये भी चीज़ ऐड है कि अगर जो दवाइयाँ बन रही हैं, मेडिसिन बन रही हैं, उसका प्रोडक्शन है, उसका टेस्टिंग है, तो भी जो भी वेस्ट जनरेट होता है वो बायोमेडिकल वेस्ट है। अब बोर्ड का मतलब क्या होता है? जब बोर्ड पूछा जाएगा एनवायरमेंटल लॉ में तो 2 तरह के बोर्ड होते हैं, एक सेंट्रल और एक स्टेट। ये क्या करते हैं? पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। जब हम एनवायरमेंटल लॉ पढ़ते हैं तब हम पोल्यूशन को कंट्रोल करने की बात करते हैं अल्टीमेटली, बिकॉज हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो 2 तरह के बोर्ड होंगे, एक सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और दूसरा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो सेक्शन 2G बात करता है एयर रिलेटेड। अगर पूछ रहे हैं तो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। बोर्ड मीन्स CPCB और SPCB, दैट इज स्टेट या सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द वाटर एक्ट 1974 और एयर एक्ट। तो वाटर पोल्यूशन अगर होता, वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड बोर्ड है तो वो वाटर एक्ट में आएगा, एयर पोल्यूशन से रिलेटेड बोर्ड है तो वो एयर एक्ट में आएगा। तो आइदर ऑफ द एक्ट में हो सकता है, बट बोर्ड जो है वो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होगा या स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होगा। एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? एक तो टू इम्प्लीमेंट द डिसीजन, जो भी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हुए थे, जैसे कि स्टॉकहोम हुआ था 1972 में, तो उसके डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करना, जो भी उस टाइम पे डिसीजन लिए गए हैं उसे इम्प्लीमेंट करना एक वन ऑफ द ऑब्जेक्ट है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का। दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव अम्ब्रेला लेजिस्लेशन फॉर द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड है, जो भी उससे मैटर कनेक्टेड है, एनवायरनमेंट से मैटर कनेक्टेड है, एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन और इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड जो भी मैटर कनेक्टेड है उनके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव अम्ब्रेला, मतलब एक ही छत के नीचे बहुत सारी चीज़ें हो। तो ये इंटरनेशनल चीज़ है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना और एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करना। तो ये भी एक वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ऑक्यूपायर कौन है? 2M डिफाइन करता है एयर एक्ट के हिसाब से। ऑक्यूपायर वो होगा जो भी किसी फैक्ट्री और प्रेमाइसिस का ऐसा पर्सन, वो ओनर भी हो सकता है, मैनेजर भी हो सकता है, जिसको कंट्रोल है ओवर द अफेयर ऑफ द फैक्ट्री और प्रेमाइसिस, और उसमें इंक्लूड होगा इन रिलेशन टू एनी सब्सटेंस द पर्सन इन पोजेशन ऑफ द सब्सटेंस। अगर वो कोई सब्सटेंस है, वो फैक्ट्री नहीं है, अगर वो कोई एक हार्मफुल केमिकल है या कोई भी सब्सटेंस है, तो उसका ऑक्यूपायर कौन होगा? जो सब्सटेंस का पोजेशन जिस बंदे के पास है वो ऑक्यूपायर है। अगर वो फैक्ट्री है, अगर वो कोई इंडस्ट्री है, तो उसका जो ओनर है, मैनेजर है, जिसके पास भी फैक्ट्री अफेयर्स के कंट्रोल जिसके पास है, जो मेन है, तो वो बंदा ऑक्यूपायर कहलाया जाएगा एज पर सेक्शन 2M।
What is climate change? Climate change refers to long-term shifts and alterations in global or regional temperatures and weather patterns. क्लाइमेट चेंज का मतलब हमें सबको पता है, बट डेफिनेशन अगर लिखना है या फिर मीनिंग अगर लिखनी है इन एग्ज़ाम, तो उसका मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म जो शिफ्ट होता है, मतलब शॉर्ट टर्म की बात नहीं है, लॉन्ग टर्म में जो चेंजेस हो जाती है या ग्लोबली जो अल्ट्रेशन हो जाती है कि एक्सट्रीम हो जाता है, कभी एक्सट्रीम विंटर, एक्सट्रीम मानसून या एक्सट्रीम समर्स, एक्सट्रीम हीट, या जो टेम्परेचर होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं, जो एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स हैं उसको क्लाइमेट चेंज बोलते हैं, जो लॉन्ग टर्म हो. तो क्लाइमेट चेंज रेफर्स to long-term shifts and alterations in global or regional temperatures and weather patterns, predominantly driven by human activities. ज़्यादातर ये क्यों होता है? Human activities से होता है, such as burning of fossil fuels which release greenhouse gases. तो ग्रीन हाउस पे भी हमने अलग से पूरा ये किया था. ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, आगे आएगा, हम करेंगे. तो ग्रीन हाउस गैसेस जो एमिट करती हैं, या फिर फॉसिल फ्यूल हम बर्न करते हैं, या फिर किसी भी तरह के ज़्यादा रेफ्रिजरेटर्स, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस जो एमिट करते हैं, जो फैक्ट्रीज़ का पोल्यूशन है, उन सब फैक्टर्स की वजह से क्लाइमेट चेंज होता है. व्हाट इज़ जुडिशल एक्टिविज़म? जुडिशल एक्टिविज़म क्या है? अगर कोई जुडिशरी बहुत प्रोएक्टिव रोल प्ले कर रही है, जुडिशल एक्टिविज़म refers to a proactive role played by judiciary in interpreting laws and constitution to protect the fundamental rights of citizens के fundamental rights को protect करने के लिए अगर जुडिशल एक्टिविज़म मतलब जुडिशरी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, प्रोएक्टिव है, वो लॉ को इंटरप्रिटेट करती है. क्यों इंटरप्रिटेट करती है? क्यों लॉ को समझती है उस वे में कि वो लोगों के फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करे. और वन ऑफ द फंडामेंटल राइट ये भी है कि राइट टू हैव अ जो गुड राइट टू लिव इन अ गुड एनवायरनमेंट, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट. तो अगर हम एनवायरमेंटल लॉ पढ़ रहे हैं तो हम उसी एंगल से सोच के पढ़ रहे हैं. तो ऑफन फॉर्मुलेटिंग न्यू प्रिंसिपल्स और स्टेपिंग इनटू इशू डायरेक्टिव्स व्हेन द एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर फेल्स टू एक्ट. अब जुडिशरी क्या करती है? हम सबको पता है, हमने BNS में पढ़ा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ क्या है. वो जो है वो गाइडलाइंस है. तो कभी कभी जुडिशल एक्टिविज़म इतना इम्पॉर्टेंट होता है, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ उनको न्यू प्रिंसिपल बनाने होते हैं, कभी गाइडलाइंस, न्यू डायरेक्टिव्स भी इशू करने होते हैं. वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर जुडिशरी सिस्टम जो है वो प्रोएक्टिव होकर ऐसी चीज़ें करता है जो लोगों के वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए सही हो. जहाँ पे लेजिस्लेचर में बहुत सारे चीज़ें नहीं हैं, वैसी चीज़ें भी अगर जुडिशरी के हिसाब से कानून लागू करवाने हैं, भले कोई एक्ट नहीं है, बट अगर कोई ऐसी चीज़ है जो जुडिशरी एक्टिविज़म, फॉर एग्जांपल प्लास्टिक बैन करना है, तो वो जुडिशल एक्टिविज़म है. ऐसे सपोज फॉर एग्जांपल कोई एक्ट नहीं बना है, लेकिन फॉर द टाइमिंग प्लास्टिक बैन करना है ताकि प्लास्टिक पोल्यूशन ना हो. तो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अल्टीमेटली लोगों के फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कि लोग अच्छे एनवायरनमेंट में रह सकें, तो वहाँ पे जुडिशल जो है, जो जुडिशरी है, जो जजेस हैं, वो प्रोएक्टिव रोल प्ले करते हैं और लॉ को उस हिसाब से इंटरप्रिटेट करते हैं कि जो सोसाइटी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर हो, फ़ायदा हो. डिफाइन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अंडर नॉइज़ पोल्यूशन रूल्स. अब नॉइज़ पोल्यूशन रूल्स के हिसाब से अलग अलग जोन होते हैं. इंडस्ट्रियल जोन होता है, कमर्शियल जोन होता है, फिर होता है साइलेंस जोन होता है, और एक होता है रेसिडेंशियल जोन. अलग अलग तरह के जोन हैं जिस हिसाब से वहाँ पे नॉइज़ पोल्यूशन ना हो, उस हिसाब से डेसिबल्स बताया जाता है कि इतने डेसिबल तक का जो नॉइज़ है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो रेसिडेंशियल एरिया है तो वहाँ बहुत ज़्यादा नॉइज़ नहीं होना चाहिए. अगर वो ऑफिसेज है, कमर्शियल एरिया है या इंडस्ट्रीज़ है तो वहाँ पे तो आवाज़ होगा ही, इंडस्ट्रीज़ है, फैक्ट्रीज़ है तो. और अगर वो साइलेंस जोन है तो वहाँ पे तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हॉस्पिटल्स है, कोई सीनियर सिटीज़न ओल्ड एज होम है या स्कूल है, हॉस्पिटल है, ऐसी जगह को साइलेंस जोन में बताया गया है.
तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन पूछा है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या होती है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वो होती है जहाँ पे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हो, जो नॉइज़ पोल्यूशन रूल के हिसाब से उनको प्रोटेक्ट करती है अंडर मेकिंग दैम आइडेंटिफाइड इनटू द साइलेंस जोन। सो अंडर नॉइज़ पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000, an educational institution includes school, colleges, institutions, universities which are explicitly protected by maintaining a silence zone within a distance of not less than 100 meters around them। उसके उनके चारों तरफ 100 meters तक कोई भी बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं कर सकता है क्योंकि वो साइलेंस जोन में आते हैं। What is the bar of jurisdiction under Air Act 1981? Under Section 46 of Air Act 1981, no civil court shall have jurisdiction to entertain any suit or proceeding in respect of any matter which an appellate authority constituted under the Act is empowered to determine. No injunction shall be granted by court. अब बार ऑफ जुरिस्डिक्शन मतलब कि जुरिस्डिक्शन किसको बोलते हैं? हर चीज़ में जुरिस्डिक्शन होती है, चाहे वो क्रिमिनल लॉ हो, सिविल लॉ हो या कोई भी केस हो। तो अगर जिस कोर्ट के पास आपका जुरिस्डिक्शन नहीं होगा तो वो कोर्ट आपके केस को जो है एंटरटेन नहीं कर सकती, एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती। तो क्वेश्चन यही है कि बार ऑफ जुरिस्डिक्शन क्या होता है। बार ऑफ जुरिस्डिक्शन वो होता है कि नो सिविल कोर्ट शैल हैव अ जुरिस्डिक्शन, कोई भी कोर्ट के पास उसके दायरे के बाहर का जो जुरिस्डिक्शन है वो उनके पास नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई भिवंडी में कोर्ट है तो उस एरिया के जो भी कोई मैटर्स होंगे वो सॉल्व कर सकती है, उसके पास उसका जुरिस्डिक्शन है। और अगर ये केस अगर कोई और बाहर का है, फॉर एग्ज़ाम्पल गुजरात का है, तो उस कोर्ट के पास उसका जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो ये होता है बार ऑफ जुरिस्डिक्शन। यूजुअल केसेस में भी बार ऑफ जुरिस्डिक्शन यही होता है, अंडर एयर एक्ट भी बार ऑफ जुरिस्डिक्शन यही होता है। तो नो सिविल कोर्ट shall have jurisdiction to entertain any suit or proceeding in respect of any matter which an appellate authority constituted under the act is empowered to determine। अब appellate authority क्या होता है कि उसके ऊपर अगर कहाँ जाना है वो भी jurisdiction ही डिसाइड होगा। क्या होता है कि कहीं भी आप अगर किसी डिसीजन से हैप्पी नहीं हो या आपको लगता है कि ये डिसीजन सही नहीं है तो आप जाते हो उसकी ऊपर की कोर्ट में अपील के लिए। तो अपेलेट अथॉरिटी उसकी ऊपर की कोर्ट होगी। अपेलेट अथॉरिटी की भी अगर जुरिस्डिक्शन आपके पास है अंडर एयर एक्ट तो ही आप उस केस की अपील को एक्सेप्ट कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। तो ये जुरिस्डिक्शन जो है, बार ऑफ जुरिस्डिक्शन है, वो ही डिटरमाइन करता है हर कोर्ट के लिए कि मेरा जुरिस्डिक्शन क्या है, मेरा अपेलेट अथॉरिटी कौन सा है, तो मैं वहाँ पे ऐसा कोई काम ना कर सकूँ, ऐसा कोई काम ना करूं जो मेरे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है। तो कोई भी कोर्ट इंजंक्शन मतलब इंटरफेन नहीं कर सकती है जहां पे वो केस उसके जुरिस्डिक्शन में आता ही नहीं है। उसको कोई हक नहीं है कि वो किसी और के जुरिस्डिक्शन के केस को हैंडल करे या उस पर जजमेंट पास करे। तो ये होगा बार ऑफ जुरिस्डिक्शन अंडर एयर एक्ट 1981। अब शॉर्ट नोट्स, ऑब्वियसली हमको शॉर्ट नोट्स इतने छोटे नहीं लिखने हैं। दिस इज़ जस्ट अ ब्रीफ आइडिया टू अंडरस्टैंड द मैटर, उसको डिटेल में लिखना है हमको। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स का क्वेश्चन है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या है? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है ये रिप्लेस करता है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को। पहले म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट था, अब है ये म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2000। ये जो पहले सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में बना था उसको अमेंड किया गया, चेंज किया गया 2000 में, और उसका नाम म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2000 है। एंड अप्लाई बियॉन्ड म्युनिसिपल एरियाज। ये सिर्फ म्युनिसिपल एरियाज़ पर ही अप्लाई नहीं होता है, उसके बियॉन्ड की एरियाज़ पर भी अप्लाई होता है। टू इंक्लूड अर्बन एग्लोमेरेशंस, सेंसस टाउन्स, डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो ना सिर्फ ये जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की बात है, तो सॉलिड वेस्ट को मैनेज कैसे करना है, सॉलिड वेस्ट का क्या होना चाहिए, रिसाइकल होना है, कहाँ किसको कैसे डिस्पोज करना है, वो सारे रूल्स म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में होते हैं। अब म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का मतलब ये नहीं है कि उस सिटी का ही उनको देखना है, उस सिटी के आजू बाजू की जो एरिया है, कोई अर्बन एडिशन हुए हैं। अभी ऐसे होता है कि आउट ऑफ द टाउन जो होते हैं वहाँ पे बहुत सारे डेवलपमेंट हो गए होते हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहे होते हैं, तो वो एरिया भी इनके अंडर आ जाती है। फिर
सेंसस टाउन जो होंगे, न्यू टाउन बने हैं या न्यू जो सर्टिफाइड एरियाज़ हैं कि अभी वो एक्रेडिट हो गई है, गवर्नमेंट की तरफ से उनको परमिशन मिला है वहाँ पे अर्बनाइजेशन करने का, तो वो एरियाज़ भी उसमें ऐड हो गए, या कोई डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है उस एरिया में तो, और या तो फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो होते हैं जिनको गवर्नमेंट डेडिकेट करती है कि ये एरिया जो है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो होती है वो हो सकती है। तो ये सब भी इंक्लूडेड है उसमें, जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को देख रेख करती है, जो चीज़ मतलब सॉलिड वेस्ट को जो देख रेख कर रही होती है अथॉरिटी, उनकी एरिया कहाँ कहाँ तक कि कौन सी एरियाज़ उनमें इंक्लूडेड है, तो ये सब एरियाज़ उनमें इंक्लूडेड है। मतलब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स इन सब पे अप्लीकेबल हैं, ना सिर्फ एक म्यूनसिपैलिटी पे, उसके आजू बाजू एरियाज़ पर भी अप्लीकेबल है। उसके बाद है सोर्स सेग्रीगेशन। पहली बात तो ये होती है कि सोर्स पे ही उसको सेग्रीगेट करो, पूरा कचरा लेके आके उसके बाद सेग्रीगेट करेंगे तो जगह भी बहुत लगेगी, टाइम भी बहुत जाएगा, रिसोर्स भी ज़्यादा लगेंगे, पैसा भी ज़्यादा लगेगा। उससे तो अच्छा जहाँ से आप ले रहे हो कचरे को वहीं पर ही, कचरा मतलब सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, जो भी वेस्ट ले रही है, तो अथॉरिटीज़ वो वेस्ट को लेते टाइम पे ही सोर्स पे ही उसको सेग्रीगेट कर लेती है। तो 3 कैटेगरीज में जो है वो वेस्ट को सेग्रीगेट किया जाता है। वन इज वेट वेस्ट, दैट इज़ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। फिर है ड्राई वेस्ट, वो हम सबको पता है, हम यूजुअली हमको भी कहा जाता है कि ड्राई वेस्ट वेट वेस्ट को अलग रखिए और डोमेस्टिक हज़ार्डियस वेस्ट को अलग रखिए। और एक होता है जो मेडिकल वेस्ट होता है, वो भी अलग हो जाता है। अगर किसी के घर से या कोई फैक्ट्री से कचरा आ रहा है तो उनको 4 इसमें डिवाइड किया जाता है। वेट वेस्ट इज़ बायोडिग्रेडेबल, ड्राई वेस्ट जो होता है वो यूजुअली रिसाइकलेबल होता है या फिर वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उसको डिग्रेड नहीं करते हैं। और डोमेस्टिक हज़ार्डियस वेस्ट जो होगा, डाइपर्स है, मस्किटो रिपेलेंट है, एक्सपायर्ड मेडिसिन है, वो डोमेस्टिक हज़ार्डियस है क्योंकि वो डेंजरस है, वो उसको रिसाइकल वगैरह नहीं करेंगे, ना ही उसको गाड़ेंगे या उसको बायोडिग्रेडेबल नहीं होगा वो, जो क्योंकि ये हज़ार्डियस वेस्ट है, इसमें केमिकल्स का यूज़ होता है, एक्सपायर्ड मेडिसिन है, मस्किटो रिपेलेंट है, ये सब। और ड्यूटीज़ ऑफ वेस्ट जनरेटर्स, हर एक वेस्ट जनरेटर की ड्यूटी क्या है। वेस्ट जनरेटर मतलब जो वेस्ट जनरेट करता है, मतलब हम लोग जो वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो एवरी वेस्ट जनरेटर मस्ट सेग्रीगेट, हमको ही सेग्रीगेट करना है, स्टोर करना है वेस्ट को, पहले तो अलग करना है, सेग्रीगेट करना है, स्टोर करना है, एंड पे यूज़र फ़ी फॉर वेस्ट कलेक्शन एज स्पेसिफाइड बाय लोकल बॉडीज़। तो लोकल बॉडीज़ जो भी फ़ी लगाते हैं, यूज़र फ़ी म्यूनसिपल फीस के अंडर ही हो जाती है वो, तो वो पे करनी है। इंटीग्रेशन ऑफ द वेस्ट पिकर्स, तो वेस्ट जो लेने आते हैं उनका इंटीग्रेशन होता है। द रूल्स हैवीली एम्फसाइज इंटीग्रेटिंग इनफॉर्मल वेस्ट पिकर्स एंड स्क्रैप डीलर्स इनटू फॉर्मल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। अभी बहुत सारे इनफॉर्मल स्क्रैप डीलर्स भी होते हैं जो स्क्रैप लेके जाते हैं। तो ये जो इंटीग्रेशन ऑफ वेस्ट पिकर्स का रूल है, ये इंटीग्रेट करता है कि इनफॉर्मल वेस्ट पिकर्स हो या जो लोग अपने हिसाब से आके कचरा लेके जाते हैं, जो उनके यूज़ का है, रद्दी है, स्क्रैप है या कुछ लोखंड की चीज़ें हैं वो लेके जाते हैं, तो वो सब फॉर्मली होना चाहिए ताकि प्रॉपर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब बोल सकते हैं कि एनवायरमेंटल लॉ का जो क्रक्स है वो यही है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मोस्ट फेमसली डिफाइंड बाय द ब्रुडलैंड कमीशन रिपोर्ट। तो जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हुए थे उसमें ब्रुडलैंड कमीशन रिपोर्ट 1989 में बताया है कि डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स। मतलब हम इतना यूज़ ना करें अपनी चीज़ों को, रिसोर्सेज को, कि आगे की जनरेशन के लिए कुछ बचे ही ना। तो डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि अपने प्रेजेंट की चीज़ों, प्रेजेंट की नीड को भी सेटिस्फाई करना, पर इतना भी नहीं एग्जॉस्ट कर लेना उसको, मतलब इतना भी नहीं उसको मिसयूज़ करना कि वो आने वाली जो जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन है, वो उनके बेसिक नीड्स भी पूरे ना हो। तो ये डेफिनेशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। इसके 3 कोर पिलर्स हैं जो इंटरकनेक्टेड हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल ग्रोथ और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। सोशल इंक्लूजन बोलिए, सोशल ग्रोथ बोलिए, मतलब बेसिकली इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल 3 पिलर्स हैं। इंडियन जुडिशियल अप्रोच इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है और वो एक्टिविज़म जो बोलते हैं वो है।
प्रोएक्टिव है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया adopted sustainable development as a robust part of environmental jurisprudence in landmark cases like Vellore Citizens Welfare Forum versus Union of India। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, हमें रिमेंबर याद रखना ही चाहिए विथ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम एज वेल। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अडॉप्ट किया है, ये मान के कि ये एनवायरमेंटल के जुरिस्प्रूडेंस के लिए जो एनवायरनमेंट रिलेटेड जो भी केस लॉस हैं या जो भी कुछ केसेस आते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी केस में वेलोर सिटीजन्स वेलफेयर वाले केस में इस चीज़ को हाईलाइट भी किया गया है, रिकॉग्नाइज किया है कि डेवलपमेंट जो है कैन नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ टोटल एनवायरनमेंट डिस्ट्रक्शन। तो अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हो, देश का डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन साथ साथ अगर एनवायरनमेंट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो हमको वो सस्टेनेबिलिटी रखनी है, वो बैलेंस रखना है कि इतना भी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो जाए इकोनॉमिक का कि जो एनवायरनमेंट है वो प्रोटेक्ट ना हो पाए और एनवायरनमेंट पूरी तरह से डिटोरेट या डिग्रेड हो जाए। तो की प्रिंसिपल्स है, इट एनकम्पासेस द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। ये जो प्रिंसिपल्स है ना, ये अगेन इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। इस पर अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है कि पोल्यूटर पे इस प्रिंसिपल आ सकता है, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल आ सकता है, या फिर प्रिंसिपल ऑफ इंटर जनरेशनल इक्विटी पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको हम डिटेल में भी करेंगे। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल ये होता है कि पहले से ही प्रिकॉशन ले लिया ताकि कुछ नुकसान हो ही ना एनवायरनमेंट को। दूसरा होता है पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल कि जिसने पोल्यूशन किया है उसको पे करना पड़ेगा कॉम्पेंसेशन। तीसरा होता है प्रिंसिपल ऑफ इंटर जनरेशनल इक्विटी। तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम आगे की जनरेशन के लिए भी एनवायरनमेंट को रिटेन रखें, तो ये होगा इंटर जनरेशनल इक्विटी। और फिर नेक्स्ट जनरेशन का भी यही कर्तव्य होगा कि वो आगे की जनरेशन के लिए एनवायरनमेंट को रिटेन इंटैक्ट रखें। हंटिंग अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये क्वेश्चन को हमने बहुत डिटेल में किया हुआ है, इसको डिटेल में ही लिखना है, शॉर्ट नोट के लिए आता है। तो डेफिनेशन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 16 में हंटिंग का मतलब क्या है? कैप्चरिंग करना, किलिंग, पॉइजनिंग, स्नैरिंग एंड ट्रैपिंग वाइल्ड एनिमल्स। ना सिर्फ ये, इन चीज़ों की कोशिश करना भी, कैप्चर करने की कोशिश करना, किल करने की कोशिश करना, उसको जहर देने की कोशिश करना, उसको पकड़ने की कोशिश करना, इन सब चीज़ों को भी जो है वो हंटिंग माना जाएगा और हंटिंग जो है वो प्रोहिबिटेड है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स ड्राइविंग, टीजिंग और डिस्टर्बिंग एनी एनिमल फॉर सच पर्पस। ना सिर्फ ये चीज़ें करना, बल्कि अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो, वहाँ पे एनिमल्स को चिढ़ा रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो एनिमल्स को, उनको नुकसान पहुंचाने के किसी भी मकसद से, उनको डैमेज करने के, उनके एग्स ले, अगर वो बर्ड है तो उसका एग ले लिया, या कोई रेप्टाइल है तो भी उसके एग्स ले लिए, नेस्ट ऑफ बर्ड्स को डिस्ट्रॉय किया, रेप्टाइल्स के एग्स को डिस्ट्रॉय किया, तो इन सब सिचुएशंस जो भी कुछ होगा, कहीं पर भी अगर उनको हार्म हो रहा है तो वो हंटिंग में होगा। तो हंटिंग जो है वो प्रोहिबिटेड है अंडर सेक्शन 9। कोई भी पर्सन जो है परमिटेड नहीं है किसी भी वाइल्ड एनिमल को मारने के लिए या नुकसान पहुंचाने के लिए। एनिमल्स की जो कैटेगरीज है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एनिमल्स का शेड्यूल्स दिया है 1, 2, 3 एंड 4। सो 1 में कैटेगरीज ऑफ डिफरेंट एनिमल्स है, 2 में डिफरेंट कैटेगरीज है, 3 में, 4 में, सब में अलग अलग कैटेगरीज है। इन सारे कैटेगरीज के जो भी एनिमल्स हैं उनको मारा नहीं जा सकता है, एक्सेप्ट फॉर सम के कोई ऐसा है जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, कोई चूहा है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसमें सेक्शंस में दिया है 11 एंड 12 में कि एक्सेप्ट सर्टन कंडीशंस आप प्रॉपर परमिशन लेके, या आपको रिसर्च के लिए किसी का रिसर्च पर्पस के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, मेडिसिनल पर्पस के लिए परमिशन लेके अगर आपका हंटिंग वो है पर्पस, तो वो आप परमिशन लेके किया जा सकता है, अदरवाइज इट इज़ प्रोहिबिटेड। एक्सेप्शंस सेक्शन 11 कब एक्सेप्ट करता है? जब वो वाइल्ड एनिमल डेंजरस हो चुका है इंसान के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए, मतलब उसको ठीक भी नहीं किया जा सकता, उसको ऐसी बीमारी है कि वो ठीक नहीं हो सकती और वो इंसानों के लिए डेंजरस है, उससे दूसरे जानवरों को भी खतरा है और इंसानों को भी खतरा है, उसका इन्फेक्शन बढ़ सकता है। तो सेक्शन 11 तभी ही परमिट करता है हंटिंग को इफ़ अ वाइल्ड एनिमल हैज़ बिकम डेंजरस टू ह्यूमन लाइफ, या फिर वो डिसेबल है, डिजीज्ड है बियॉन्ड रिकवरी, जिसकी रिकवरी नहीं हो सकती है, इस तरह से उसको बीमारी अगर लग गई है किसी एनिमल को, वाइल्ड एनिमल को, तो उसका हंटिंग किया जा सकता है, मतलब एक्सेप्शन है अंडर सेक्शन 11। 12 में भी एक्सेप्शन है जो अलाउ करता है हंटिंग को या कैप्चरिंग को स्पेसिफिक
एनिमल्स को साइंटिफिक रिसर्च के लिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए, या फिर किसी एनिमल्स की पॉपुलेशन की मैनेजमेंट पर्पस के लिए। हो सकता है किसी का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा एक्सॉर्बिटेंट बढ़ गया है, कोई ऐसा स्पीशीज़ है, तो वैसे केसेस में भी सेक्शन 12 के अंदर हंटिंग परमिसेबल हो सकती है विथ प्रॉपर परमिशन। लेकिन प्रॉपर स्ट्रिक्ट परमिशन लेनी होती है किससे? जिसका नाम है, एक अथॉरिटी, जो पर्सन है, ऑफिसर है, जिनका नाम है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। नाम है मतलब डेजिग्नेशन का नाम है। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से परमिशन लेने के बाद ही सेक्शन 11 और सेक्शन 12 के अंदर आप परमिशन लेके हंटिंग कर सकते हो with the proper requisite application form and proper approval from them. Power to entry and inspection under एयर एक्ट। अब एयर एक्ट में क्या होता है, कोई भी फैक्ट्री में आके इंस्पेक्टर जो है वो इंस्पेक्ट कर सकता है कि आपकी फैक्ट्री से जो भी धुआं निकल रहा है, जो भी केमिकल इमिट हो रहा है, उससे पॉल्यूशन हो रहा है या नहीं, एयर पॉल्यूशन हो रहा है या नहीं, कितना ख़राब हो रहा है, सैंपल ले सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो ये पावर टू एंट्री एंड इंस्पेक्शन अंडर एयर एक्ट का क्वेश्चन है। स्टैट्यूटरी प्रोविजन ये बोलता है कि सेक्शन 24 ऑफ द एयर एक्ट बात करता है कि एक्ट एम्पावर एनी पर्सन एम्पावर्ड बाय स्टेट बोर्ड टू एंटर एंड इंस्पेक्ट प्रेमाइसेस में एंटर करना और इसे इंस्पेक्ट करना, ये जो है सेक्शन 24 ऑफ द एयर एक्ट परमिशन देता है किसी भी अथॉरिटी को कि वो जाके इंस्पेक्ट कर सकते हैं उसकी कोई पर्टिकुलर प्रेमाइसेस को। स्कोप ऑफ पावर क्या है? एन ऑथोराइज्ड ऑफिसर हैज़ राइट टू एंटर एट ऑल रीजनेबल टाइम्स any place for the purpose of performing any functions entrusted to board or for determining whether provision of the act, rule or condition of consent are being complied with। मतलब जो भी रूल्स हैं, जो भी रेगुलेशंस हैं, वो कंप्लाइड है कि नहीं, वो रूल फॉलो कर रहे हैं या नहीं। तो कोई भी अथोराइज ऑफिसर जो होगा उसका हक है कि वो एंटर कर सकता है रीजनेबल टाइम पे, ऐसे नहीं रात को 12-1 बजे चला जाएगा। जो भी ऑफिसर्स होंगे या ड्यूरिंग दी रीजनेबल टाइम्स वो जाके वहाँ पे इंस्पेक्ट कर सकता है और कोई भी ऐसा फंक्शन कर सकता है जिससे वो डिटरमाइन कर सके कि वो एक्ट को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, एयर पोल्यूशन एक्ट के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। और दूसरा, वो इक्विपमेंट को भी जो एग्जामिन कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, जो भी इक्विपमेंट्स वो यूज़ कर रहे हैं इन पर्टिकुलर इंडस्ट्री और फैक्ट्री। दे कैन इंस्पेक्ट एनी कंट्रोल इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल प्लांट और रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट एंड सीज एनी इक्विपमेंट और रजिस्टर। अगर उनको लगेगा कि कोई इक्विपमेंट को सीज़ करना है, जो इक्विपमेंट सही नहीं है, जो इक्विपमेंट पोल्यूशन कर रहा है, और अगर उनको लग रहा है कि कोई भी ऐसा रजिस्टर है जो उनको अपने पास रखना है, रीज़न टू बिलीव दैट एन ऑफेंस अंडर द एक्ट हैज़ बिन कमिटेड। अगर उनके पास ये रीज़न है, अगर वो मान रहे हैं कि उनको लग रहा है कि इसने कोई ना कोई ऑफेंस किया है, इस फैक्ट्री से कोई ना कोई ऑफेंस हुआ है एज़ पर एयर एक्ट, तो वो उसके सीज़ कर सकते हैं, जब्त कर सकते हैं, किसी भी इक्विपमेंट को, रजिस्टर को, बुक्स को जब्त कर सकते हैं। फिर डेली ड्यूटी टू असिस्ट। क्या ड्यूटी टू असिस्ट होगा? ऑक्यूपायर की ड्यूटी। अभी हमने देखा ऑक्यूपायर कौन होता है। ऑक्यूपायर वो होता है जो उस फैक्ट्री का देख रेख करने का जो सुपरविज़र होगा, यूजुअली ओनर होगा या मैनेजर होगा। तो जो भी उस वहाँ का जो मेन होगा मैनेजर, जो सुपरवाइज़ कर रहा है, ऑपरेशंस देख रहा है फैक्ट्री के, तो वो ऑक्यूपायर जो है वो लीगली बाउंड है। उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो जो भी असिस्टेंस चाहिए ऑफिसर को जो डॉक्यूमेंट चाहिए, ऑफिसर को जो टेस्ट करना है, उसको पूरा असिस्ट करे, ताकि अगर उसे लग रहा है फेलिंग विच कॉन्स्टिट्यूट अ पनिशेबल ऑफेंस, अगर उसने हेल्प नहीं की ऑफिसर को, ऑफिसर ने डॉक्यूमेंट मांगा उसने नहीं दिया, ऑफिसर ने टेस्ट रिपोर्ट मांगी उसने नहीं दी, अगर नहीं दी तो वो जो है पनिशेबल ऑफेंस है ये, अगर ऑफिसर को सपोर्ट नहीं किया ऑक्यूपायर ने। तो ये ऑक्यूपायर की ड्यूटी है कि वो सपोर्ट करे। अब है आंसर इन ब्रीफ 13, जो लॉन्ग आंसर्स हैं वो इतना छोटा नहीं लिखना है, जस्ट ये ग्लिम्स है। सो डिस्कस द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड रिलेटिंग टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड कौन सी चीज़ें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ तो हमने किया ही है। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने जो है वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात की है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया did not originally contain explicit provisions regarding environmental protection। पहली जब कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टिंग में बना था तब उसमें एनवायरनमेंट का कोई उल्लेख या कोई डिटेल में बात नहीं थी।
लेकिन 42nd अमेंडमेंट जो हुआ 1976 में, उसमें इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट हुए एनवायरनमेंट से रिलेटेड, और एनवायरनमेंट से रिलेटेड जजमेंट जो होते हैं, एनवायरनमेंट को ख़राब हो रहा है, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा है, तो उनके रिलेटेड जो भी केसेस हैं उसको जूरिस्प्रूडेंस, मतलब जो एनवायरनमेंट रिलेटेड जजमेंट है उनको इम्पोर्टेंस दिया गया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सी चीज़ है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो गाइडलाइंस हैं जो बताते हैं कि एनवायरनमेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है और एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन होना चाहिए फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है 48A में। 48A प्लेसेस, आर्टिकल 48A जो है वो प्लेस करता है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ऑब्लिगेशन कि स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट, स्टेट जो है वो प्रोटेक्ट करे, इम्प्रूव करे एनवायरनमेंट को और सेफ गार्ड करे फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करे और सेफ गार्ड करे किसको? वाइल्ड लाइफ को और फॉरेस्ट को। तो वाइल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ भले ही ये नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब अगर प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है स्टेट फॉरेस्ट को तो उनके ऊपर केस नहीं होगा, नॉन जस्टिसेबल नहीं है, बट ये गाइडलाइंस है और अल्टीमेटली कोर्ट जो है इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करती है अंडर फंडामेंटल राइट्स। कोर्ट ये मानती है कि अल्टीमेटली जो है ये फंडामेंटल राइट को इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि फंडामेंटल राइट एक ये भी है कि फ्रीडम टू लिव इन अ पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात आई है तो आर्टिकल 51AG फंडामेंटल ड्यूटी बताता है कि हर इंडियन सिटीज़न पे ड्यूटी है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। तो हर इंसान की ड्यूटी है कि वो नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे, हर इंडियन सिटीज़न की ड्यूटी है कि नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे। फॉरेस्ट है, लेक है, रिवर्स है, वाइल्ड लाइफ है, एंड कंपैशन रखे, प्यार रखे हर में, मतलब उनको भी जिए और उनको भी जीने दे फॉर लिविंग क्रिएचर्स जो भी हैं उनके लिए। अब फंडामेंटल राइट्स तो तीन ही चीज़ें लिखनी है हमको मेन, ऐसे तो चार लिखनी है बट मेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटी। कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी एनवायरनमेंट के बारे में बात करता है, कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल एनवायरनमेंट के बारे में बात करता है, कौन सा फंडामेंटल राइट एनवायरनमेंट के बारे में बात करता है। तो द जुडिशरी थ्रू एक्टिविस्ट इंटरप्रिटेशन, जो जुडिशरी ने इंटरप्रिटेशन किए हैं 21 जो आर्टिकल है राइट टू लाइफ, उसको एक्सपांड किया है कि राइट टू लाइफ का मतलब ये भी है कि राइट टू लिव इन अ पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। तो सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार और MC मेहता का तो केस है ही, क्योंकि MC मेहता जो एक एडवोकेट थे, तो एडवोकेट है तो उन्होंने जो बहुत सारे PIL इशू किए, PIL रेज किए हैं विथ रिलेवेंट टू एनवायरमेंटल लॉस। सबसे पहला जो ही स्टार्टेड विथ, जब वो पहली बार ताजमहल गए थे तो ही थॉट के ही सॉ के ताजमहल के जो वॉल है वो जो पत्थर है, वाइट स्टोन है, वो ख़राब हो रहा है, मार्बल जो है वो ख़राब हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ नियर बाय जो हजारियस केमिकल इंडस्ट्रीज़ है उस वजह से। तो उनको ये समझ में आया कि ये जो है वो स्टोन कैंसर है, मतलब जो स्टोन है ताजमहल का वो ख़राब हो रहा है। तो तब से ये PIL का सिलसिला चालू हुआ MC मेहता का कि जो एनवायरनमेंट के रिलेटेड बहुत सारे PILs हैं। तो MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया तो हमें नाम याद ही रखना है, अदरवाइज़ भी हम याद रखते हैं, पर एनवायरमेंटल लॉ के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो हमें पता है कि राइट टू लाइफ इंक्लूड करता है द राइट टू अ होलसम पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, इसीलिए फंडामेंटल राइट में भी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात की गई है, फंडामेंटल ड्यूटी में भी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात की गई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में तो की ही गई है। तो कहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एनवायरनमेंटल लॉ कहाँ कनेक्ट हो रहे हैं वही चीज़ हमें इस आंसर में लिखनी है। सो इफ़ एनीथिंग एंडेंजर्स और इम्पेयर्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ, सिटीजन कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 32 के हिसाब से हम लोग सुप्रीम कोर्ट को जो है वो बोल सकते हैं, रिट इशू कर सकते हैं कि कहीं भी अगर हमें लग रहा है कि हमारे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो एंडेंजर है तो ये है फंडामेंटल राइट्स। अभी हमने तीन चीज़ें देखी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट्स। और भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करते हैं, जैसे कि आर्टिकल 246 ऑफ 7th शेड्यूल, वो क्या बात करता है, जो लेजिस्लेटिव पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है एंट्रीज रिगार्डिंग फॉरेस्ट, वो क्या किस बारे में बात करता है, फॉरेस्ट से रिलेटेड, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, वाटरफॉल से रिलेटेड, अंडर कॉन्करेंट एंड स्टेट लिस्ट, जो कॉन्करेंट एंड स्टेट लिस्ट हर एक एरिया में कौन से
फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है। तो सेंटर और स्टेट को अलग अलग पावर भी दिया है, जॉइंट पावर भी दिया है कि एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन पे जो है वो एक्ट बनाए जाए और उसे फॉलो किया जाए। आर्टिकल 253 बात करता है एम्पावर पार्लियामेंट टू मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल ट्रीटीज़ और एग्रीमेंट। जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हमने देखी है, जैसे कि स्टॉकहोम है, रियो डिक्लेरेशन है, तो ये सब जो हुए थे, जो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हुई थी विथ रेस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो वो चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करना वो आर्टिकल 253 बताता है। कौन से एग्रीमेंट्स होंगे, जैसे कि एयर एक्ट है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, जो भी इनेक्ट हुए थे ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टॉकहोम डिसीजन। तो स्टॉकहोम पे भी क्वेश्चन आ सकता है, वो भी इससे ही कनेक्टेड है। नेक्स्ट इज क्रिटिकली डिस्कस द पेनल प्रोविजंस अंडर एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1981। तो कौन से पेनल्टीज़ हो सकती है अगर किसी ने एयर पोल्यूशन किया है, अगर एयर पोल्यूशन कर रहा है कोई और एयर पोल्यूशन के प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं कर रहा है। ऑब्वियसली कौन करेगा, एयर पोल्यूशन के प्रिंसिपल्स किस पे लागू होंगे, वो इंडस्ट्रीज़ पे, वो फैक्ट्रीज़ पे जो लोगों के वजह से, जिनकी फैक्ट्रीज़ के वजह से एयर पोल्यूशन होता है। Air Act 1981 contains comprehensive penal provisions designed to deter industries and individuals from polluting the atmosphere। तो ये क्यों बनाया गया है, ताकि एटमॉस्फेयर को जो है वो पोल्यूट ना करें, लोग जो है वो बचें, इंडस्ट्रीज़ है जो वो बचें एनवायरनमेंट को पोल्यूट करने से। की पेनल प्रोविजंस कौन से हैं, सेक्शन 37, 38 और 39 लाइन से हैं, याद रखना है। इसको आंसर को बहुत छोटे में लिखा हुआ है, डिटेल में लिखना है। 37 जो है वो बात करता है अगर आपने 21 और 22 को अप्लाई नहीं किया तो, मतलब क्या, अगर आपने पोल्यूशन किया तो ऑपरेटिंग एन इंडस्ट्री इन एन एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया विदाउट द बोर्ड्स कंसेंट। अगर आपने कंसेंट नहीं लिया, अगर आपको एयर पोल्यूशन कोई भी इंडस्ट्री बनानी है, चाहे वो शू इंडस्ट्री है, आपका कोई भी मैन्युफैक्चरिंग है, पेन की मैन्युफैक्चरिंग है, फिर भी आपको उस एरिया से कंसेंट लेनी है, एप्लीकेशन करना है, फिर वहाँ से आपको कंसेंट लेनी है, तो ही आप वो इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकते हो। तो पहले तो इंडस्ट्री ओपन करने की परमिशन लोगे, फिर इंडस्ट्री को रन करने की, कमेंस करने की परमिशन लोगे। तो ये दोनों परमिशन अगर आपने नहीं ली है तो मतलब आपने सेक्शन 21 को जो है वो ये किया है, उसका प्रोविजंस को वॉयलेट किया है। तो प्रोविजंस को वॉयलेट किया है तो आपके ऊपर सेक्शन 37 लग जाएगा कि आपने जो है वो उसका सेक्शन 37 बताएगा कि आपको क्या सज़ा होनी चाहिए। तो आपको जेल हो सकती है, आपको फ़ाइन भी हो सकता है, या दोनों भी हो सकता है अगर आपने परमिशन नहीं ली है। तो परमिशन लेना इज़ अंडर सेक्शन 21। तो ऑपरेटिंग एन इंडस्ट्री इन एन एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया, जहाँ पे एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया है वहाँ पे आपने इंडस्ट्री बनाई, खोल दी बोर्ड के कंसेंट के बिना। कौन सी तरह के 2 बोर्ड होते हैं, आज ही हमने देखा, एक तो स्टेट बोर्ड होगा, एक सेंट्रल बोर्ड होगा। स्टेट जो होगा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो जो भी आपके एरिया में एप्लीकेबल है उनसे आपको परमिशन लेनी है। अगर परमिशन नहीं ली अंडर सेक्शन 21 तो अंडर सेक्शन 37 आपको जो है वो सज़ा मिलेगी। अब और डिस्चार्जिंग एयर पोल्यूटेंट्स, और अगर आप सिर्फ आपने इंडस्ट्री खोली ही नहीं है बल्कि आपकी इंडस्ट्री से जो एयर पोल्यूशन भी हो रही है, मतलब ऐसी गैसेस उस फैक्ट्री से आ रही है जो एयर को पोल्यूट कर रही है, तो मतलब आपने सेक्शन 22 का भी वॉयलेशन कर लिया। तो 21 और 21 परमिशन नहीं ली, दूसरा आपकी जो है आपकी फैक्ट्री से एयर पोल्यूशन हो रहा है, तो दोनों हैं तो भी 37 लगेगा, दोनों में से कोई एक का वॉयलेशन है तो भी 37 लगेगा। तो ये क्या लगेगा, अट्रैक्ट मैंडेटरी इम्प्रिजनमेंट ऑफ नॉट लेस देन 1.5 ईयर्स, मतलब मिनिमम 1.5 साल की तो जेल होगी, जो कि 6 साल तक हो सकती है। मतलब 1.5 साल से 6 साल के बीच में डिसाइड होगा कि क्या आपने वॉयलेट किया है, कितना वॉयलेट किया, उस हिसाब से आपको सज़ा हो सकती है 1.5 साल से 6 साल के बीच में, अलॉन्ग विथ अ फाइन, और फाइन भी लगेगी। इफ़ फेल्यूर कंटिन्यूज़, और फिर भी आप फाइन नहीं भर रहे हो तो एडिशनल फ़ाइन लगेगी 5,000 पर डे के हिसाब से। तो ये बहुत लॉ जो है वो स्ट्रिक्ट है विथ रिलेवेंट टू पोल्यूशन कंट्रोल। और 38 कब लगेगी,
जब डिस्ट्रक्शन ऑफ बोर्ड्स प्रॉपर्टी, बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है उसको आपने डिस्ट्रॉय किया है। ऑब्स्ट्रक्टिंग एन ऑफिसर, ऑफिसर जो काम कर रहा है, ऑफिसर इंस्पेक्ट करने आया है, उसको ऑब्स्ट्रक्ट किया आपने, उसको परेशान किया, उसको काम नहीं करने दिया और उसको इन्फॉर्मेशन नहीं दी। अब ये इन्फॉर्मेशन देने का काम किसका है? ऑक्यूपायर का। ऑक्यूपायर कौन होता है? जो उस पर्टिकुलर फैक्ट्री में बैठ के जो उसका सुपरवाइज़र होगा, हेड होगा, मैनेजर होगा या बॉस होगा, कोई भी हो सकता है, वो जिसके हाथ में पूरा सुपरविजन है, जो आंसरेबल है कंपनी की तरफ से, जिसको आंसर देना है। अगर उसने आंसर नहीं दिया तो भी उसने वॉयलेट किया है प्रोविज़न, तो उस पर भी सेक्शन 38 के अंदर जो है उसको पनिशमेंट होगी। तो या तो फिर उसने ऑफिसर के जो बोर्ड की प्रॉपर्टी है उसको, बोर्ड के फॉर्म्स हैं या उनके जो भी अपैरेटस हैं जिससे वो चेक करते हैं पोल्यूशन को, उसको डिस्ट्रॉय किया, या ऑफिसर को ऑब्स्ट्रक्ट किया, ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन नहीं दी या ऑफिसर को गलत इन्फॉर्मेशन दी, तो आप पनिशेबल हो सकते हो इम्प्रिजनमेंट से। और इम्प्रिजनमेंट कितना होगा? अप टू 3 months, 3 महीने का, या फिर 10,000 का फाइन, या फिर दोनों। 39, अभी 37, 38 और 39। 39 जनरल प्रोविज़न है। जब कोई भी प्रोविज़न को आप कॉन्ट्रावेन करते हो इस एक्ट का, तो स्पेसिफिक पेनल्टी नहीं है, बट केस टू केस डिसाइड होती है। पनिशमेंट जो होगी वो 3 साल तक हो सकती है और फाइन जो है वो 10,000 तक हो सकता है, या फिर दोनों भी हो सकता है, मतलब पनिशमेंट भी और फाइन भी। तो ये हो गया 37, 38 और 39, हमें याद रखना है। अब तो लाइन से ही है ये वैसे, 37, 38, 39, 40, 41 कौन से हैं ये? एयर पोल्यूशन के रिलेटेड पेनल्टीज़ कौन से होंगी, पनिशमेंट क्या होंगे, पेनल प्रोविजंस क्या होंगे? 37, 38 और 39। अब 40 क्या है? ऑफेंसेस बाय कंपनीज एंड कॉर्पोरेट लाइबिलिटी। When an offence is committed by a company, every person who at a time was in charge of and responsible to the company for conduct of its business shall be deemed guilty। अब कोई भी ऑफेंस अगर कंपनी कर रही है, कंपनी से कोई ऑफेंस हो रहा है, तो जो भी पर्सन इंचार्ज है, ऑक्यूपायर हो सकता है, कंपनी के डायरेक्टर्स हो सकते हैं, वो सब रेस्पॉन्सिबल हैं और उस कंपनी के बिहाफ पे उनको जो है वो जेल होगी या उनको जो है वो फाइन भरना होगा। तो वो रेस्पॉन्सिबल है क्योंकि कंपनी की तरफ से दे आर द पर्सन्स जो रेस्पॉन्सिबल है फॉर सच एक्ट। तो कंपनी फॉर द कंडक्ट ऑफ इस बिजनेस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी, उनको गिल्टी माना जाएगा अनलेस दे प्रूव द ऑफेंस वॉज कमिटेड विदाउट नॉलेज। अगर वो ये प्रूव करने में कामयाब हो जाते हैं कि वो जो भी ऑफेंस हुआ है वो उनकी नॉलेज के बिना हुआ है, मतलब वो अगर साबित कर लेते हैं कि उनको नहीं पता था इस प्रोडक्ट से इतना पोल्यूशन होगा और पोल्यूशन हो रहा है, हमें नॉलेज नहीं था, उनको प्रॉपर अगर उनको प्रॉपर उनके पास एविडेंस है, वो प्रूव कर रहे हैं और कर पाते हैं, ऑफिसर को कन्विंस कर पाते हैं, तो इट इज़ अप टू द डिस्क्रिशन ऑफ द ऑफिसर कि वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, कि हाँ कि आपके जो ये ऑफेंस है वो आपको पता नहीं होगा, आपका नॉलेज नहीं था, यू आर नॉट गिल्टी। अगर गिल्टी है कंपनी के बिहाफ पे तो सेक्शन 40 के हिसाब से उसको जो है वो पेनल्टी लगेगी, पेनल्टी या फाइन या इम्प्रिजनमेंट जो भी होगा वो। ऑफेंसेस बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, हो सकता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से भी ऑफेंस हो सकता है। तो इफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कमिट्स एन ऑफेंस, द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इज डीम्ड गिल्टी अनलेस दे प्रूव ड्यू डिलिजेंस। तो गवर्नमेंट ऑफिसर से भी मिस्टेक हो सकती है अगर गवर्नमेंट ऑफिस ने ऑफेंस की है। यहाँ पे हम गवर्नमेंट ऑफिस मतलब जनरल गवर्नमेंट ऑफिस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एयर कंट्रोल, जो एयर पोल्यूशन बोर्ड है, मतलब सेंट्रल लेवल के जो पोल्यूशन बोर्ड है और स्टेट लेवल के जो पोल्यूशन बोर्ड है, उनके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं। अगर उनसे कुछ ऑफेंस हुआ है, उनसे कुछ गलत डेटा आया है, उनसे कुछ गलत रिपोर्ट आई है कि ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री पोल्यूशन कर रही है जबकि वो पोल्यूशन कर ही नहीं रही है, तो कहीं अगर साबित हो गया कोर्ट में कि डिपार्टमेंट जो है वो गिल्टी है, डिपार्टमेंट से गलती हुई है, तो जो भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा वो उसको पनिशमेंट होगी अंडर सेक्शन 41। और अनलेस अगर वो बताएगा कि मैंने ड्यू डिलिजेंस किया था, मैंने तो प्रॉपर चेक किया था, मैंने अपने सारे जो भी मेरी फॉर्मेलिटीज़ है, ड्यू डिलिजेंस था वो मैंने किया था, अगर वो ये प्रूव कर लेते हैं तो फिर उस ऑफिसर जो है वो बच सकता है फ्रॉम दैट पनिशमेंट और पेनल्टी वॉट एवर इज़ अट्रैक्टेड।
अब क्रिटिकल इवैल्यूएशन क्या बोलता है? व्हेन द पेनल्टीज ऑन पेपर लुक स्ट्रिंजेंट, कभी कभी ये होता है कि पेनल्टीज जो है ऑन पेपर स्ट्रिंजेंट लगती है, दे हैव हिस्टोरिकली फेस्ड क्रिटिकल बैकलैश, वो बहुत पहले से आई हुई होती है, जो कभी कभी ऐसे देखने में वो लगता नहीं है कि पेनल्टीज क्या है, बट वो हिस्टोरिकली बहुत सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट हो के पेनल्टीज़ को इस तरह से डिसाइड किया गया है। द क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन प्रोसेस इन रेगुलर कोर्ट्स टेक ईयर्स, रेगुलर कोर्ट में जो सिविल कोर्ट है या क्रिमिनल कोर्ट है उसमें सालों लग जाते हैं। रेंडरिंग इमीडिएट डेटरेंस इनएफेक्टिव, तो इमीडिएट जो किसी को मिलना चाहिए जस्टिस वो इनएफेक्टिव हो जाता है। फर्दर मोर कॉर्पोरेट ऑफिसर्स ऑफन एक्सप्लॉइट लूप होल्स रिगार्डिंग द बर्डन ऑफ प्रूफ, तो कॉर्पोरेट ऑफिसर जो है वो लूप होल निकाल ही लेते हैं और बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो उनके ऊपर आता ही नहीं है, मतलब उनको साबित ही नहीं करना है कि वो गलत नहीं है, तो कहीं ना कहीं से लूप होल निकाल के वो बच के निकलते हैं और ये जो सारी पेनल्टीज़ हैं वो उन पर लगती नहीं है। दिस लैक ऑफ स्विफ्ट civil administrative penalties led to the creation of national green tribunal, तो इसीलिए क्या हुआ कि अलग से एक ट्रिब्यूनल बनाया गया जो सिर्फ एनवायरमेंटल रिलेटेड लॉज के बारे में केसेस को हैंडल करेगा, क्योंकि नॉर्मल केसेस में जाएगा तो नॉर्मल केसेस में सालों लग जाएंगे और ये ऑफिसर तो कॉर्पोरेट ऑफिसर वैसे ही मैनिपुलेट करने में होशियार होते हैं, तो उनके ऊपर तो कभी कोई पेनल्टी लगेगी नहीं, कोई पनिशमेंट लगेगी नहीं और एनवायरनमेंट दिन ब दिन डिट्रॉयट होता जाएगा। इसीलिए इन सारी चीज़ों को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाई गई है जो एक्सक्लूसिवली एनवायरमेंटल रिलेटेड केसेस में हैंडल करती है, ताकि केसेस जो है वो जल्दी सॉल्व हो, और सिंस इनके पास सिर्फ कम केस होंगे, सिर्फ एनवायरमेंट रिलेटेड केस होंगे, तो वो इफेक्टिवली जल्दी सॉल्व भी हो जाएंगे, उनका जल्दी डिसीजन भी आ जाएगा, प्लस उसमें जो जजेस होंगे वो एक्सपर्ट टीम होगी जो सिर्फ और सिर्फ एनवायरमेंटल रिलेटेड एक्सपर्ट्स होंगे, तो मे भी उनका इतना क्रिमिनल लॉ में नॉलेज ना हो, बट इसमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में है तो वो इफेक्टिव होंगे इस एरिया में और वो इस एरिया को जल्दी समझ के उस पर जल्दी से डिसीजन आ सकता है। तो क्रिटिकल एवैल्यूएशन ये बोलता है, और ये जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसके रिलेटेड भी अलग से क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट नोट के हिसाब से। अब हैव द नॉइज़ पोल्यूशन रूल्स बीन इफेक्टिव इन ट्रू सेंस, तो नॉइज़ पोल्यूशन का जो रूल है क्या वो ट्रू सेंस में इफेक्टिव है, दैट इज़ क्वेश्चन पूछा गया है। अब नॉइज़ पोल्यूशन वाले क्या करते हैं, पहले तो वो बोलते हैं कि प्रॉपर डेसिबल तक जो है नॉइज़ वो अलाउड है, और उन्होंने जोन डिसाइड किए हुए हैं, रेसिडेंशियल जोन है, साइलेंस जोन है, कमर्शियल जोन है, ऐसे करके जोन्स हैं, और रेसिडेंशियल, कमर्शियल, साइलेंस जोन ऐसे करके, और ये जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह होंगे वो जोन है। तो जो साइलेंस जोन है वहाँ पे तो बिल्कुल भी आवाज़ अलाउड नहीं है, क्योंकि वो स्कूल होंगे, हॉस्पिटल होगा, कॉलेज होगा, कोई इंस्टीट्यूशन होगा, कोई ओल्ड एज होम होगा। रेसिडेंशियल एरिया में उससे थोड़ा ज़्यादा आवाज़ हो सकता है, कमर्शियल एरिया में ज़्यादा आवाज़ होगा बिकॉज वो ऑलरेडी कमर्शियल या इंडस्ट्रियल एरिया है। तो नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के ही अंडर है। जब भी कोई रूल्स की बात हो रही हो ना, जैसे ये है नॉइज़ पोल्यूशन रूल्स 2000, इसका मतलब ये किसी न किसी एक्ट के अंडर बना हुआ है, क्योंकि रूल्स जो होते हैं ना वो एक्ट के अंडर होते हैं, ये कोई एक्ट नहीं है, नॉइज़ पोल्यूशन करके कोई एक्ट नहीं है। नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो रूल्स हैं जो बनाए गए हैं, किसी न किसी एक्ट के अंडर ही बनाए गए होंगे। कोई भी रूल्स बनते हैं वो एक्ट के अंडर होते हैं, एक्ट प्रोविजंस बनाती है, एक्ट के अंडर रूल्स बनते हैं। तो ये जो एक्ट है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, उसके अंडर ही आता है नॉइज़ पोल्यूशन रूल्स, जो कि टू रेगुलेट राइजिंग एम्बिएंट नॉइज़ लेवल्स, जो बहुत ज़्यादा हाई नॉइज़ है वो नहीं होना चाहिए, उसको रेगुलेट करता है, जैसे कि लाउड स्पीकर्स हैं, व्हीकल है या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं। साइलेंट होम फ्रेमवर्क क्या है रूल्स का, कैटेगराइजेशन ऑफ जोन्स इनटू इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, रेसिडेंशियल एंड साइलेंस जोन, ये कैटेगरी किया गया है, एक रेसिडेंशियल हो गया, कमर्शियल हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया और साइलेंस जोन हो गया। तो जो हॉस्पिटल्स हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है या कोर्ट है, उनके 100 मीटर्स के एरिया जो है वो साइलेंस जोन में है। प्रेस्क्रिप्शन ऑफ डिस्टिंक्ट डे टाइम एंड नाइट टाइम डेसिबल लिमिट्स, तो क्या डेसिबल लिमिट्स तक जो है वो अलाउड है, 55 डेसिबल्स दिन में अलाउड है और 45 डेसिबल्स नाइट में अलाउड है फॉर रेसिडेंशियल एरियाज। इससे ज़्यादा अगर कोई कर रहा है तो वो जो नॉइज़ पॉल्यूशन के रूल्स हैं उसको वॉयलेट कर रहा है और वो उसके लिए जो है पनिशेबल ऑफेंस है। रेस्ट्रिक्शंस ऑन द यूज़ ऑफ
लाउड स्पीकर्स, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, बर्स्टिंग फायर क्रैकर्स नाइट आवर्स में रात को 10 से सुबह 6 बजे तक अलाउड नहीं है। अगर करना ही है तो स्पेशल परमिशन लेना पड़ता है, लेकिन परमिशन मिलनी नहीं चाहिए आइडियली, क्योंकि नॉइज़ पोल्यूशन के जो रूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट स्ट्रिक्ट है। आर दे इफेक्टिव इन ट्रू सेंस, क्या ये सही में है या फिर सिर्फ रूल बनाने के लिए बनाए गए हैं? तो लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे देश में। इन रियलिटी नॉइज लेवल्स इन मेजर इंडियन सिटीज़ लाइक मुंबई routinely breach prescribed limits during festivals, गणेश उत्सव फेस्टिवल, दिवाली, वेडिंग्स एंड पॉलिटिकल रैलीज। और मतलब इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, भले ही उसमें है रूल्स बनाए गए हैं। inadequate enforcement machinery, local police who are designated as enforcement authorities are often understaffed, उनके पास स्टाफ ही नहीं है कि वो उसको कंट्रोल करें नॉइज़ को जाके वहाँ पे। और लैक कैलिब्रेटेड नॉइज़ मीटर्स, जो डेसिबल मीटर्स है वो भी नहीं है उनके पास, तो मेजर कैसे करेंगे नॉइज़ को। और आर रिलेक्टेंट टू टेक एक्शन ड्यूरिंग टू पॉलिटिकल एंड सोशो रिलीजियस एक्टिविटीज़, अगर सोशो रिलीजियस एक्टिविटी है, किसी की रीजनल एक्टिविटी है, वहाँ पे वो ज़्यादा एक्शन भी नहीं ले पाते, पॉलिटिकल इवेंट है तो भी एक्शन नहीं ले पाते हैं। और जुडिशल इंटरवेंशन भी एक इम्पॉर्टेंट मैटर है कि रूल्स हैव ओनली बीन इफेक्टिव व्हेन स्ट्रिक्टली मॉनिटर्ड बाय जुडिशरी। रूल्स कब ज़्यादा इम्प्लीमेंट होंगे? जब जुडिशरी इन्वॉल्व होगी, जजेस इन्वॉल्व होंगे। फॉर एग्जाम्पल इन नॉइज़ पोल्यूशन केस था जो सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ 10 PM, तो सुप्रीम कोर्ट ये कायदा लेके आई कि 10 बजे के बाद जो है वो ज़्यादा आवाज़ नहीं होना चाहिए रेजिडेंशियल एरियाज़ में। बॉम्बे हाई कोर्ट हैज़ कंसिस्टेंटली इशूड स्ट्रिक्ट डायरेक्टिव्स टू महाराष्ट्र गवर्नमेंट, बॉम्बे हाई कोर्ट ने बहुत बार महाराष्ट्र गवर्नमेंट को डायरेक्टिव्स मतलब गाइडलाइंस भेजे हैं कि ये साइलेंस जोन है और इन सब को एनफोर्स करो, जो रात को 10 बजे के बाद आवाज़ नहीं होनी चाहिए उसे एनफोर्स करो एंड कॉन्फेस्टिकेट करो। अगर इलीगल साउंड सिस्टम यूज़ हो रहा है तो साउंड सिस्टम को ही कॉन्फेस्टिकेट करो, यहाँ तक का पावर दिया गया है। कंक्लूजन ये है कि रूल्स तो मॉडरेटली सक्सेसफुली अच्छे से बनाए गए हैं इन क्रिएटिंग लीगल अवेयरनेस और लिमिटिंग लेट नाइट कमर्शियल यूज़ भी, बट दे फॉल शॉर्ट ऑफ बीइंग इफेक्टिव इन ट्रू सेंस ड्यू टू सिस्टमैटिक एनफोर्समेंट फेलियर्स एंड लो पब्लिक कंप्लायंसेस की वजह से इतना इफेक्टिव नहीं है। एंड अभी क्वेश्चन आया पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल, मुझे लगता है आना ही चाहिए ये क्वेश्चन। तो पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल एंड इट्स इंपॉर्टेंट इन प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट इन इंडिया। पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल का मतलब ये है कि पहले ये रिकॉग्नाइज करो कि किसके वजह से पोल्यूशन हुआ है और फिर उसे कॉम्पेंसेशन भरने बोलो, जो जिसने पोल्यूशन किया है वो ही पे करेगा। पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल इज अ यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज एनवायरमेंटल लॉ मैगजीन stating that those who produce pollution should bear the cost of managing it, जिसकी वजह से पोल्यूशन हुआ है वही उसको मैनेज करे। टू प्रिवेंट डैमेज टू ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को डैमेज करने के लिए, डैमेज हो रहा है उसको प्रिवेंट करने के लिए, और ह्यूमन हेल्थ को डैमेज हो रहा है उसको प्रिवेंट करने के लिए जो भी कॉस्ट लगता है वो कौन भरेगा? जिसने पोल्यूशन किया है वो। तो वो पोल्यूशन किसी भी तरह का हो सकता है, एयर पोल्यूशन हो सकता है, प्लास्टिक पोल्यूशन हो सकता है, वाटर पोल्यूशन हो सकता है, व्हाटसोएवर। तो पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल मीन्स दैट द एब्सोल्यूट लाइबिलिटी for harm to environment extend not only to compensating the victims of pollution but also to the cost of restoring the environmental degradation। सिर्फ compensate नहीं करना है कि जिनका नुकसान हुआ है उसको compensate करो, pollution हुआ है वो नुकसान को compensate करो, बल्कि उसको restore भी करना है। जो नुकसान environment को हो चुका है उसको भी रिस्टोर करने का जो खर्चा लगेगा वो भी पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल में उसको भरना पड़ेगा। द कॉस्ट ऑफ रेमेडियल मेजर्स, जो रेमेडी करनी है, सोल्यूशन निकालना है, वो भी मस्ट बी इंटरनलाइज्ड। फॉर एग्जांपल अगर किसी इंडस्ट्री की वजह से कोई नियर बाय वाटर बॉडी जो है वो पूरा ख़राब हुआ है, वहाँ पे पूरा जो केमिकल छोड़ रहे हैं उसकी वजह से पानी ख़राब हो गया और नियर बाय एरियाज़ के लोगों को बीमार हो गए हैं, तो पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल क्या बोलता है? पहले तो जो बीमार हो गए हैं उनको कॉम्पेंसेट करो। तो यहाँ तो तुमने उसको कॉम्पेंसेट किया, अब तुम रीस्टोर भी करो जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचा है, मतलब जो पानी ख़राब हुआ है उसे भी क्लीन करो और उसके साथ रेमेडियल मेजर भी करो। अब आगे से ये ख़राब ना हो उसके लिए भी तुम एक अलग से कोई प्यूरिफाइंग मशीन लगाओ, रेमेडियल मेजर्स भी करो। सो ये जो सारी चीज़ें हैं वो उनको करनी है जो पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल के इसमें आता है, मतलब जो भी पोल्यूशन कर रहा है। तो इंटरनलाइज्ड बाय इंडस्ट्री रादर देन बीइंग शिफ्टेड इनटू सोसाइटी और द गवर्नमेंट। तो ये
जो पॉल्यूशन कर रहा है उसको ही भरना है, सोसाइटी नहीं भरेगी, गवर्नमेंट भी नहीं भरेगी। इस केस को जुडिशियली रिकॉग्निशन भी मिला है। कौन से केस में? इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बिचरी विलेज केस। द सुप्रीम कोर्ट, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला हेल्ड दैट द केमिकल इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग जो भी हजारियस एसिड है या जो भी कोई एसिड होगा, वर एब्सोल्युटली लाइबल टू पे द डैमेजेस, एंड डैमेजेस तो पे करने ही हैं, रीस्टोर भी करना है। इस केस में सॉइल डैमेज हुआ था तो सॉइल को भी रीस्टोर करना है, डैमेजेस को भी पे करना है, और अंडरग्राउंड वाटर भी जो उनकी वजह से पॉइजन्ड हो गया था, टॉक्सिक स्लज जो कंपनी एमिट कर रही थी एज अ रेसिडुअल, तो वो उसकी वजह से वाटर बॉडी जो है वो भी ख़राब हो रहा था, अंडरग्राउंड वाटर, उसको भी रेमेडी करो, उसको भी क्लियर करके दो, और उसको भी जो खर्चा है उसका वो उसको देना पड़ेगा। दूसरा है वेलोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर किया कि पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल और प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल दोनों ही एसेंशियल कंपोनेंट्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल पे भी क्वेश्चन आ सकता है, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल पे तो आना ही चाहिए। इसका इंपॉर्टेंट केस लॉ है वेलोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है और पार्ट ऑफ कस्टमरी लॉ ऑफ लैंड इन इंडिया है, मतलब इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ इंडिया है, इंपॉर्टेंट लॉ इन इंडिया है। इम्पॉर्टेंस इन प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट। अभी इसका क्या इंपॉर्टेंस है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए? एक तो डिटरेंस, दैट इज़ कि उसका बदला लेना चाहिए, उसको पता चलना चाहिए कि उसने एनवायरनमेंट का हार्म किया है तो उसको उतना कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा, प्लस रेमेडी भी करनी पड़ेगी, प्लस रीस्टोर भी करना पड़ेगा। तो इट एक्ट एज एन इकोनॉमिक डिटरेंट व्हेन इंडस्ट्रीज नो दे मस्ट पे हेविली फॉर क्लीनिंग अप टॉक्सिक डिस्चार्जेस, दे इन्वेस्ट इन क्लीनर टेक्नोलॉजी। उसको मालूम है इंडस्ट्रीज़ को कि बदला ले, गवर्नमेंट बदला लेगी। डिटरेंस का मतलब होता है कि बदला, आग के बदले आग। तो अगर डिटरेंस है मतलब हमको भरना पड़ेगा अल्टीमेटली, तो वो सोचेंगे कि क्लीन टेक्नोलॉजी यूज़ करो कि पहले से ही पोल्यूशन ही ना हो, नहीं तो बाद में फिर भरना पड़ता है। फिर दूसरा हो सकता है रेमिडिएशन, हो सकता है नहीं होता है, मतलब इम्पॉर्टेंस क्या है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का? एक तो डिटरेंस है, दूसरा रेमिडिएशन है। इट एंश्योर दैट द फंड्स आर अवेलेबल फॉर एको रिस्टोरेशन इंस्टीड ऑफ लेटिंग अफेक्टेड इकोसिस्टम रॉट। तो इकोसिस्टम को ख़राब करने से अच्छा वो लोग रेमेडीज़ की बात करते हैं और वो उतना फंड्स अवेलेबल रखते हैं ताकि इकोसिस्टम जो है वो रीस्टोर हो सकते। और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एप्लीकेशन है इसमें, जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी हमने पढ़ा है, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाई गई है 2010 में, वो अप्लाई करती है पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल डायरेक्टली वाइल अवॉर्डिंग कंपनसेशन। तो जब भी उसको कंपनसेशन मिलता है एज अ डिसीजन जजमेंट आता है, तब वो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का होता है कि भले आपकी गलती हो या ना हो, अगर आपकी वजह से पोल्यूशन हुआ है तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का डॉक्ट्रिन आप पे लगेगा और आपको उतना कॉम्पेंसेशन देना ही पड़ेगा पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल के हिसाब से। तो कोई भी अगर फाइन होगा वायलेटिंग म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस पे करोड़ और रुपीज़ जो है वो कॉम्पेंसेशन देना पड़ता है उनको एज अ कॉम्पेंसेशन फॉर दी पोल्यूशन। अब 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट इज़ सेंट्रल बोर्ड अंडर एयर? सेंट्रल बोर्ड क्या है? सेक्शन 2G एयर एक्ट की बात करता है। सेंट्रल बोर्ड वो है, रेफर्स टू सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और अगर स्टेट पूछा गया तो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है अंडर सेक्शन 3 ऑफ वाटर। वाटर, अगर ये एयर पोल्यूशन का पूछा है तो एयर में भी यही होगा, वाटर पूछा है तो वाटर में भी नाम तो उसका यही है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। डिफाइन हैंडलिंग अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। हैंडलिंग का मतलब क्या है? सिंपल है आंसर। हैंडलिंग मतलब क्या? हैंडलिंग इन रिलेशन टू एनी सब्सटेंस मीन्स उसको मैन्युफैक्चर करना। हैंडलिंग कब यूज़ हो रहा है? आपको पता है कि हैंडलिंग हम यूज़ कर रहे हैं कि ऑक्यूपायर वो होता है जो हैंडल कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ को। तो हैंडल कर रहा है मतलब क्या कर रहा है? वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, जो हैंडल कर रहा है हज़ार्डस सब्सटेंस को। तो हैंडल करना मतलब क्या? हैंडल करना मतलब मैन्युफैक्चर करना, प्रोसेस करना, ट्रीटमेंट करना, पैकेज, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, यूज़, कलेक्शन, डिस्ट्रक्शन, कन्वर्जन, ऑफरिंग फॉर सेल, किसी भी तरह का। ये हैंडलिंग यहाँ भी यूज़ होता है अगर हम बायोमेडिकल वेस्ट की बात कर रहे हैं। तो बायोमेडिकल वेस्ट को भी हैंडल कैसे करना है? तो बायोमेडिकल वेस्ट को हैंडल करना है मतलब क्या करना है? वो मैन्युफैक्चर कर रहा है तो भी वो बायोमेडिकल वेस्ट को हैंडल कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है तो भी वो बायोमेडिकल वेस्ट में प्रोसेस कर रहा है, ट्रीटमेंट कर रहा है, पैकेज, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन। तो हैंडल करना मतलब इन सब चीज़ों में से कुछ भी करना, चाहे उसका ट्रांसपोर्ट कर रहा है, स्टोरेज कर रहा है, पैकेजिंग कर रहा है,
ट्रीटमेंट कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, कन्वर्जन कर रहा है, मतलब किसी भी तरह से उसके संपर्क में आ रहा है, उसको हैंडल कर रहा है, चाहे वो सेल के लिए हो, ट्रांसफ़र के लिए हो, किसी भी रीज़न के लिए हो। कौन से 4 एडवांटेजेस हैं फॉर एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट? एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के एडवांटेज ये है कि इट प्रेडिक्ट्स एंड मिटिगेट्स एडवर्स एनवायरनमेंट इम्पैक्ट। जो भी एनवायरनमेंट पे एडवर्स इफेक्ट होने वाला है उसको प्रेडिक्ट करता है और ख़त्म करता है, मिटिगेट भी करता है और प्रेडिक्ट भी करता है। और ये एनकरेज करता है कि सस्टेनेबल हो, कॉस्ट इफेक्टिव प्रोजेक्ट डिज़ाइन हो। पहले से ही डिज़ाइन प्रोजेक्ट जो है वो सस्टेनेबल होनी चाहिए, एनवायरनमेंट को ख़राब ना करे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो, साथ साथ में एनवायरनमेंट को भी ख़राब ना करे और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो। तो एनवायरमेंटल अगर हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो लोग जो है वो अपनी इंडस्ट्री को उस हिसाब से डिज़ाइन करेंगे। और ये प्रमोट करता है कि पब्लिक पार्टिसिपेट करे और ट्रांसपेरेंसी हो पब्लिक हियरिंग्स में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जो भी हियरिंग्स हैं वो पब्लिश हो तो लोगों को भी ज़्यादा पता चले और अवेयरनेस हो रिगार्डिंग दी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। इट असिस्ट पॉलिसी मेकर्स इन डिसीजन मेकिंग में भी असिस्ट करता है, इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव साइट्स और टेक्नोलॉजीज़। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल देखते हैं कितना कर सकते हैं। तब तक मीनवाइल जो भी मैंने भेजा है 23, 24, 25 के क्वेश्चन पेपर के आंसर्स भेजे हैं, प्लस ये भी भेजा है, तो इसको गो थ्रू करिए, मोर देन इनफ है। थैंक यू।